हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं विधियाँ पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं? शैक्षिक प्रशासन के विषय विस्तार क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। और ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2006, 2007, 2011, 2016 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, जो आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उत्तर। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्यों के उत्तरदायित्व का ज्ञान कराता है, बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना तथा प्रत्येक मनुष्य को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान करना आदि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से होती है। दोस्तों, जो शैक्षिक प्रशासन होता है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन में जो शिक्षा व्यवस्था का कार्य होता है सरकार के द्वारा, वो आता है। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे शिक्षण संस्थान आते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा समाज है उसमें रहने वाले लोगों के बच्चे आते हैं, जो शिक्षण कार्य करते हैं, जिनको हम कहेंगे छात्र। तो छात्रों के शैक्षिक कार्यों की पूर्ति, एक तरह से कह सकते हैं कि उनके जो अध्ययन का कार्य होता है वो शिक्षण संस्थाएं करवाती हैं। और वो शिक्षण संस्थाएं जो होती हैं उनकी देख रेख का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है। तो आगे हम देखते हैं, शैक्षिक प्रशासन उन शैक्षिक उद्देश्यों की पर आधारित होता है जिन उद्देश्यों को समाज का प्रचलित दर्शन निर्धारित करता है। समाज के अंतर्गत सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आदि गतिशील तत्व सामाजिक दर्शन के निर्धारण में अपना योगदान देते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे कि समाज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिशील तत्व जो होते हैं वो सामाजिक दर्शन को निर्धारण करते हैं और वो अपना योगदान देते हैं। इनको सुनिश्चित रूप प्रदान करने के लिए शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है। और इस तरह से जो गतिशील तत्व दर्शन का निर्धारण करते हैं, उन्हीं दर्शन के निर्धारण को सुनियोजित रूप प्रदान करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है। विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है, जेबी सीयर्स के अनुसार शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य। सीयर्स महोदय ने शैक्षिक प्रशासन के निम्न 3 उद्देश्य बताए हैं। नंबर 1 है, शैक्षिक उपलब्धियों के लिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराना। शैक्षिक प्रशासन सभी शिक्षण संस्थाओं को साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। चूंकि शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना होता है, इसलिए उनके उचित ज्ञान की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन सुविधा उपलब्ध कराता है। यहाँ पे हम देखेंगे जेबी सीयर्स महोदय के जो शैक्षिक प्रशासन के निम्न 3 उद्देश्य बताए हैं, उसमें जो पहला उद्देश्य है उनका शैक्षिक उपलब्धियों के लिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा साधन संसाधन उपलब्ध कराना। यहाँ पर ऐसे साधन और संसाधन उपलब्ध कराना जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाए, जिसमें आपका छात्रों का सर्वांगीण विकास करना और उनके लिए उचित ज्ञान की प्राप्ति के लिए शैक्षिक प्रशासन सुविधा उपलब्ध कराता है। शैक्षिक प्रशासन अपने साधनों एवं संसाधनों के माध्यम से योग्य एवं कुशल नागरिकों का निर्माण करता है। वहाँ पर छात्रों के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, किन साधनों के द्वारा किस तरह से शिक्षण कार्य, शिक्षण की विधियाँ क्या हो, शिक्षण के कौशल क्या हो, शिक्षण संस्थाओं के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण बातें होती हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में जो देख रेख करता है वो होता है शैक्षिक प्रशासन। तो शैक्षिक प्रशासन इन सब चीज़ों को देख रेख करते हुए वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं कि उस शैक्षणिक जो संस्थान है उनके माध्यम से एक कुशल और योग्य नागरिकों का निर्माण हो और कर्तव्य जो अपने कर्तव्य और दायित्व को पूरा करे, और साथ ही साहित्य, कला, विज्ञान, तकनीकी और कृषि उद्योग में भी वो उन्नति करें। तो ये होता है आपका शैक्षिक उपलब्धियों के लिए शैक्षिक प्रशासन द्वारा साधन एवं संसाधन उपलब्ध कराना। तो
तो नेक्स्ट हम देखते हैं उचित कार्यों को प्रोत्साहन तथा अनुचित कार्यों पर रोक लगाना। दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो अपने शिक्षण संस्थाएं जो उनके अंतर्गत चलती हैं उन पे जो भी उचित कार्य होते हैं, जो भी छात्रों के लिए अच्छा माहौल क्रिएट करें, ऐसा शिक्षण कार्य हो और उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दे, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक प्रशासन प्रोत्साहन देती है। और जो अनुचित कार्य होते हैं उनके लिए वो रोक भी लगाती है। प्रशासन का उद्देश्य यही है कि उचित कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन करे ताकि अन्य स्थानों पर उन्हें प्रशंसा मिले। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित होने चाहिए, जैसे कि संगोष्ठी आयोजित की जाती है और डिबेट कंपटीशन वगैरह होते हैं। इससे जो वहाँ के छात्र हैं वहाँ उनका सर्वांगीण विकास होगा और साथ ही साथ जो शैक्षिक मूल्य निकल करके आएंगे उससे भी नागरिकों का विकास होगा। विद्यालय में राष्ट्रीय प्रेम और समाज तथा समुदाय की भलाई के लिए अनेक कार्यों को क्रियान्वित किया जाना अति आवश्यक होता है। ऐसे कार्य में शैक्षिक प्रशासन का सहयोग नितांत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो समुदाय या समाज से संबंधित राष्ट्रीय प्रेम की भावना से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे शैक्षिक प्रशासन ऐसे शिक्षण संस्थानों की मदद करता है और सहायता करता है कि वो इस तरह के कार्यों को और प्रोत्साहित करे, छात्रों में इस तरह की भावना को प्रेरित करे। नंबर 3 हम देखेंगे शैक्षिक आवश्यकताओं संबंधी निर्णय तथा क्रियान्वयन। शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शैक्षिक प्रशासन अपने कार्यों का निर्धारण करता है। शिक्षा की उन्नति के लिए विभिन्न कार्यकलापों, सामाजिक, सामुदायिक, मनोवैज्ञानिक आदि इस तरह के जो भी कार्यकलाप होते हैं, तो इस तरह के जो निर्णय लेने होते हैं वो शैक्षिक प्रशासन के द्वारा ही लिए जाते हैं। और इन कार्यकलापों की प्राप्ति और उन्नति के लिए शिक्षकों की नियुक्ति, पाठ्यक्रम निर्धारण, पुस्तकालय आदि की व्यवस्था उसी रूप में करना होता है जिस रूप में उसकी आवश्यकता होती थी। यहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता, पाठ्यक्रम निर्धारण, पुस्तकालय इन सब की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन करता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शैक्षिक प्रशासन उचित निर्णय लेने को प्रयास करता है जिससे उनकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अब नंबर यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल के अनुसार। इसके पहले हम लोग पढ़े थे जे.बी. सीयर्स के अनुसार। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? जे.बी. सीयर्स के अनुसार, जिन्होंने आपके शैक्षिक प्रशासन के 3 मुख्य उद्देश्य बताए थे। तो अब हम देखते हैं कैंडल के अनुसार। मूलतः शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य यही है कि अध्यापकों तथा छात्रों की ऐसी परिस्थितियों में एक साथ लाया जाए जिससे कि शिक्षा के उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त हो सकें। कैंडल कह रहे हैं यहाँ पे कि जो शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है कि इस तरह से शैक्षणिक परिस्थितियों का निर्माण किया जाए जिससे छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय होकर के क्रिया प्रतिक्रिया करें, यानी कि अध्ययन और अधिगम दोनों करें, जिससे कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति हो और वो अधिगम करने में सफल हो। यहाँ पे देखेंगे नंबर 3 है सर वेलफूर के अनुसार। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न तथ्यों के मध्य समन्वित एवं उपयोगी संबंध स्थापित करना। शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है शैक्षिक कार्यक्रम के विभिन्न तत्व, जो भी शैक्षिक कार्यक्रम से रिलेटेड गतिविधियां होती हैं किसी भी शिक्षण संस्थान के द्वारा, उन सारी गतिविधियों को समन्वित एवं उपयोगी संबंध स्थापित करता है शैक्षिक प्रशासन, जिससे उपलब्ध धनराशि के द्वारा छात्रों को योग्य अध्यापकों द्वारा उचित शिक्षा प्राप्त हो सके। अलग अलग शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी धनराशि इकट्ठी होती है उससे योग्य अध्यापक चुने जाते हैं और उन योग्य अध्यापकों के द्वारा ही उचित शिक्षण कार्य करवाया जाता है जिससे जो वहाँ के छात्र हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ पे हम देखेंगे लूथर गुलिक ने शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का प्रतिपादन एक सूत्र द्वारा किया जो 8 अक्षरों का पोस्ड कोर्ब है। इनके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के 7 उद्देश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो लूथर गुलिक हैं इन्होंने शैक्षिक प्रशासन के 8 अक्षरों वाला पोस्ट कोर्ब बनाया जिसके द्वारा शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पी।
8 अक्षर हैं, तो पहला है इसमें पी, प्लानिंग यानी कि नियोजन। शैक्षिक प्रशासन का प्रथम उद्देश्य होता है शिक्षा संबंधी योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। और ओ का क्या मतलब होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्था करना। प्लानिंग का मतलब नियोजन करना कि किस तरह से प्लानिंग करके शैक्षणिक संस्थानों को योजना के अनुरूप शिक्षण कार्य दिलवाया जाए, जिससे कि वहाँ के जो छात्र हैं उनका सर्वांगीण विकास हो। और ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू देखेंगे, व्यवस्था करने के द्वारा यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन का द्वितीय उद्देश्य शिक्षा संबंधी तैयार योजना को कार्य रूप में लागू करना होता है। जो भी नियोजन कार्य हुआ है उसको, उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाए, उसकी योजना को किस रूप में लागू की जाए, ये सारे क्रियाकलाप इसमें देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है, हमने पढ़ा यहाँ पे पी यानी कि प्लानिंग और ओ यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। अब हम देखते हैं एस, स्टाफिंग। स्टाफ की नियुक्ति। पहले में क्या था कि जो नियोजन करना था, शैक्षिक प्रशासन का प्रथम उद्देश्य क्या था? नियोजन करना। दूसरे में उस नियोजन क्रिया को योजना के कार्य के रूप में लागू करना। और तीसरा क्या है? स्टाफिंग यानी कि स्टाफ की नियुक्ति। कैसे? तो जो शैक्षिक प्रशासन होता है वही स्टाफ चुनता है, शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो इसके उद्देश्य विद्यालय के कार्य संचालन हेतु प्रशिक्षित योग्य शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य आवश्यक पदों की नियुक्ति करना होता है इसमें, एस में। और नंबर 4 पे इसमें 8 वर्ड है ना, तो नंबर 3 पे आपका हो गया एस और नंबर 4 पे हो जाएगा डी यानी कि डायरेक्टिंग, निर्देश देना। इस उद्देश्य का ध्येय विद्यालय के संचालन हेतु उचित पर्यवेक्षण, निरीक्षण तथा निर्देशन देना है। निर्देश के द्वारा यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यालय के लिए जो संचालन करता होगा वो किस तरह से निर्देश देगा, ये सारी चीज़ें। एक निर्देशक का होना, यहाँ पे डायरेक्टर का होना आवश्यक होगा। इसके लिए भी उचित पर्यवेक्षक, जो कि विद्यालय शिक्षण जो भी संस्थान है इस तरह के, उनके लिए किस तरह से निर्देश देना, ये सारी चीज़ें। एक निर्देशक का चुनाव भी यहाँ पे कर सकते हैं जो शैक्षिक प्रशासन है। और नंबर 5 पे देखते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना एक तरह से। इस उद्देश्य में शिक्षा संबंधित गतिविधियों, क्रियाकलापों, तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना होता है। जो भी शिक्षा के उद्देश्य हैं वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उनके नियम क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, जो भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उन सारे सबके साथ एक समन्वय स्थापित करना शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। नंबर 6 हम देखेंगे रिपोर्टिंग, आलेख तैयार करना। इसके अंतर्गत अभिलेख तैयार करना, अनुसंधान कार्य करना, निरीक्षण करना, इस कार्य शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में गतिविधियों का समय समय पर सूचना प्रदान करना। तो आर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो भी शिक्षण संस्थान है उनमें किस तरह के अनुसंधान कार्य हैं, उनका उसी तरह से उनका निरीक्षण होगा। और साथ ही साथ जो शिक्षा संबंधी कार्यक्रम होंगे, उनकी जो भी गतिविधियां होंगी, उन सब की समय समय पर सूचनाएं कलेक्ट की जाती हैं शैक्षिक प्रशासन के द्वारा। नंबर बी है, इसमें देखते हैं। बी का मतलब यहाँ देखेंगे हम बजटिंग, यहाँ पे बजट तैयार करना। इस कार्य से शैक्षिक क्रियाओं तथा गतिविधियों की व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराना तथा वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना कि किस तरह से शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे किस तरह से पूरे शिक्षण संस्थान जो भी उनके अंडर में चलते हैं उनका एक शैक्षिक बजट तैयार करना होता है कि पूरे साल में किस तरह से कितना भी शैक्षिक बजट होता है और साथ ही किस तरह के संसाधनों के लिए कितने खर्च होंगे, इस तरह का एक ब्यौरा तैयार किया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए शिक्षा प्रशासन के उद्देश्यों को संक्षेप में निम्न रूपों में वर्णित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो शिक्षा प्रशासन के उद्देश्य थे उनको निम्नलिखित तरह से हम कह सकते हैं। नंबर 1 है शिक्षा संबंधी कार्यों को संपन्न कराना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। यहाँ पे जो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है उसमें शिक्षा संबंधी जो भी कार्य संपन्न कराना होता है और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनकी सहायता करना शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। नंबर 2 है शिक्षा की नवीन आवश्यकताओं, नीतियों और उद्देश्यों के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन करना। तो इस तरह से शिक्षा के जो भी नवीन आवश्यकताएं हैं और जो भी उनकी नीतियाँ, उनके जो उद्देश्य हैं, उसी के अनुसार ही जो भी आवश्यक परिवर्तन होते हैं उसको
परिवर्तन करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन करता है। नंबर 3 हम देखेंगे शैक्षिक कार्यों की जटिलता को सरल कर उन्हें नियोजित रूप देना। जो भी शैक्षिक प्रशासन में जटिलताएं होती हैं यानी कि कठिनाइयां होती हैं शैक्षिक कार्य को करने में, वो शैक्षिक कार्यों की जटिलता को समाप्त करके उसको फिर से उसका नियोजन करना और उसी अनुरूप में फिर से शैक्षिक कार्य करना शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। शैक्षिक कार्य करवाना शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो नंबर 4 हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकर्ता को उसके अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान कराना। जो भी शिक्षण कार्य या शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जो भी शिक्षण संस्थान या महाविद्यालय विद्यालय, उसमें शैक्षिक प्रशासन अपना योगदान देता है और साथ ही उनके जो कार्यकर्ता, उनके जो अधिकार, उनके उत्तरदायित्व जो है वो अगर सही से अपने कार्यभार का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनके उत्तरदायित्वों को याद दिलाना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। नंबर 5 हम देखेंगे शिक्षण एवं शिक्षण प्रक्रिया में उचित वातावरण का निर्माण करना। शिक्षण और शिक्षण की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें किस तरह के वातावरण का निर्माण हो वो शैक्षिक प्रशासन डिसीजन लेता है। नंबर 6 हम देखेंगे शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनाएं बनाना तथा उन्हें क्रियान्वित करना, ये सब शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। नंबर 7 है शैक्षिक क्रियाकलापों का निरीक्षण पर्यवेक्षण तथा उन्हें निर्देश देना। जो भी शिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनके जो भी शैक्षिक कार्य हैं उनका निरीक्षण करना और उनका ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि जो भी उनमें कमी और जो भी उनमें उनका फीडबैक एक तरह से लेंगे और जो भी उनकी कमियां रहेंगी वो उन्हें बताएंगे और उन्हें निर्देशित भी करेंगे। नंबर 8 हम देखते हैं राज्य एवं सरकार की शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन में सहायता देना। जो भी सरकार द्वारा या राज्य द्वारा शैक्षिक नीतियां चलाई जाती हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में लागू करवाना और जो भी उनके लिए सहायता होती है वो सहायता वो प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 9 हम देखेंगे शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा गतिविधियों का सुचारू रूप में संचालन करना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पे शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी निर्धारित किए जाते हैं वो शैक्षिक प्रशासन द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और उनके क्रियाकलापों का तथा गतिविधियों का सुचारू रूप में संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है शिक्षण संस्थाओं में, ये शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है इन सब चीज़ों को पर्यवेक्षित करने की, देखने की और निरीक्षण करने की और जो भी त्रुटियां रहे उसमें निर्देश देने की। नंबर 10 हम देखेंगे शिक्षा जगत में नवीन विधियों एवं नवीन उपागमों की व्यवस्था करना। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी शिक्षा जगत में यूज की जाती हैं उन सारे साधनों को उपलब्ध कराना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। नंबर 11 हम देखेंगे शिक्षा क्षेत्र में रिक्त पदों के योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण और उनके प्रशिक्षण तथा प्रगति आदि की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जो आप आज प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो आप एक योग्य शिक्षक होकर के अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगे तो एक योग्य शिक्षक का चुनाव होना या एक प्रशिक्षण कार्य देना, ये सारी जिम्मेदारी शैक्षिक प्रशासन की होती है। नंबर 12 हम देखते हैं विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित समस्त कर्मचारियों में परस्पर समन्वय एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चूँकि कर्मचारियों की नियुक्ति तो शैक्षिक प्रशासन ही करता है, तो उनके बीच आत्मविश्वास बढ़ाना और आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना या विकास करना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। शिक्षा संबंधी प्रत्येक संगठन के लिए अलग अलग प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करना भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है। नंबर 14 देखते हैं मानवीय एवं भौगोलिक साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करना। जो भी मानवीय एवं भौगोलिक साधन है, यानी कि जिस क्षेत्र विशेष में शिक्षण कार्य हो रहा है या शिक्षण संस्थान चल रहे हैं वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं या वहाँ के जो भी साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं उसको अच्छे से अच्छे साधन उपलब्ध कराना, जिससे वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो और अधिक सुदृढ़ हो। नंबर 15 हम देते हैं किसी क्षेत्र में होने वाले अपव्यय को दूर करके समय, शक्ति एवं धन का सदुपयोग करने की योजना बनाना। यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 15 क्या कह रहा है। जो भी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में शिक्षण संस्थान स्थापित है, उस क्षेत्र में अगर अधिक अपव्यय हो रहा है यानी कि अधिक धन खर्च हो रहा है तो किस तरह से कम धन खर्च करते हुए भी समय, शक्ति और श्रम भी बचे, जिससे धन का सदुपयोग भी होगा और साथ ही साथ जो छात्रों का सर्वांगीण विकास होगा और उन्हें अच्छा अध्ययन
वो अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे, अच्छी तरह से अधिगम कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान आपका रखती है शैक्षिक प्रशासन। यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 16, समाज के नागरिकों, बालकों तथा शिक्षा व्यवस्थापकों को समय समय पर शिक्षा की नीतियों, योजनाओं और प्रगति से अवगत कराते रहना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर देखिए, समाज के जो नागरिक हैं, बालक हैं और शिक्षा व्यवस्थापक हैं, उन सभी को शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी प्रगति से उनको अवगत कराना। यहाँ पे जो भी शिक्षा से रिलेटेड लोग हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं या शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, उन सबको ये जानकारी देना शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि क्या क्या सरकार के द्वारा नीतियाँ, योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसमें किस तरह से प्रगति हो रही है। उन सारी चीज़ों से अवगत कराना भी शैक्षिक प्रशासन का जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। नंबर 7 देखते हैं, उनका एक मेन उद्देश्य होता है शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित छात्र, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित छात्र हैं, अध्यापक हैं, संरक्षक तथा अन्य कर्मचारी हैं, उनमें अटूट विश्वास की भावना को उत्पन्न करना भी शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। किस तरह से शैक्षणिक कार्य किए जाएं और किस तरह से अध्ययन कार्य किया जाए, किस तरह से अध्यापन कार्य किया जाए, किस तरह से जो संरक्षक हैं यानी कि जो भी वहाँ के प्रबंधक हैं, उनको किस तरह से अपने जो उनका व्यवस्था, एक तरह से व्यवस्था है जो भी उनके शिक्षण संस्थान की, किस तरह से निर्वहन किया जाए, इन सब के जो भी कर्तव्य हैं, सबके कर्तव्यों को देखते हुए उनके बीच एक अटूट विश्वास की वो सब लोग बहुत अच्छे ढंग से, एक तरह से यहाँ पे प्रोत्साहित करने वाली बात है कि शैक्षिक प्रशासन जो होता है वो सारे लोगों को प्रोत्साहित करता है कि आप अच्छा कर रहे हो और बेहतर करने की कोशिश करने के लिए निर्देशित भी करता है। अब नंबर 18 हम देखते हैं, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समय समय महत्वपूर्ण परामर्श, कुशल निर्देशन, महत्वपूर्ण निर्णय एवं आवश्यक सुझाव देना भी शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य होता है कि जो वहाँ के शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनको उनकी एक मीटिंग बुलाता है और उनके उस मीटिंग में वो महत्वपूर्ण परामर्श देते हैं और कुशल निर्देशन भी देते हैं कि किस तरह से, चाहे वो मीटिंग हेल्ड करे या फिर सूचनाओं के माध्यम से भी वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है लोगों के बीच, कि किस तरह से वो शैक्षिक प्रशासन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करे। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 19, शिक्षा के क्षेत्र में हो रही समस्त गतिविधियों का मूल्यांकन करने की योजना। जो शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य होता है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो भी इनमें त्रुटियाँ हैं, जो भी इनमें परिवर्तन है, इन सारी गतिविधियों पे का मूल्यांकन करना भी शैक्षिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 20 हम देखते हैं, शैक्षणिक संस्थाओं को बाह्य समाज या समुदायों की सहायता प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना। दोस्तों, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थाओं को बाह्य समाज या समुदाय से सहायता प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना से तात्पर्य है कि जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं और जो भी समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं वो आगे आए समाज में शिक्षण संस्थाओं की हेल्प करने के लिए, कि किस तरह से शिक्षण संस्थाओं की मदद करके शिक्षण व्यवस्था को और अच्छे ढंग से चलाया जा सके और सुदृढ़ बना सके, जिससे वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों को योग्य शिक्षक मिले और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हो, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो पाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।